हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की डेट आगे बढ़ चुकी है, काफ़ी समय मिल चुका है। तो हमारे चैनल पे एक सीरीज चालू की जा रही है मेरे द्वारा, जिसमें हम प्री और मेंस में जो कॉमन सब्जेक्ट है जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, एमपीजी के पूरा, तो कुछ चीज़ों को हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाएंगे उत्तर लेखन शैली के साथ में, ताकि अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक हो तो मेंस की कुछ चीज़ें आपकी कंप्लीट हो। क्योंकि अंतिम समय में 2 या 3 महीने का समय मिलेगा मेंस के लिए, फिर आपको समझ में नहीं आए कि हम सिलेबस पूरा करें या फिर आंसर राइटिंग करें। तो थोड़ा थोड़ा अभी से करना चालू करिए। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं, क्या चीज़ आपको पहले कराया जाएगा। अगर मेंस में हिस्ट्री का हम पेपर देखते हैं तो वो पूरे तरीके से प्री और मेंस में कॉमन है। हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि मेंस में अलग पढ़ना है, प्री में अलग पढ़ना है। बस हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी एक अप्रोच होती है। प्री में हम ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा हमें आंसर राइटिंग करनी चाहिए। कंटेंट की बात करें तो वो पूरा सेम ही रहेगा। तो अभी हिस्ट्री का जो है पहली यूनिट मेरे द्वारा 5 से 6 वीडियो के माध्यम से, पहली यूनिट कहना चाह रहा हूँ, पहली यूनिट आपको कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाए एकदम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उसके पहले मेंस के लिए कुछ मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो ये आपका हिस्ट्री का पेपर है, सभी को पता होगा, खासकर जिन लोगों ने थोड़ा सा मेंस की तैयारी की होगी, इसमें जो कॉपी चेक होती है इस सबको एवरेज मार्क्स मिलते हैं। इसके कंटेंट के पीछे ना जाकर कोई भी जो आपके पास बुक हो उसको रीड करिए और नोट्स बनाइए। दूसरा ये चीज़ है कि कम से कम आज से ही 10 क्वेश्चन लिखना चालू करिए पर डे, या इनडायरेक्टली कहें कि 10 क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं तो कम से कम 10 पेज लिखिए। अब इसमें आपके वो 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 7 के हो सकते हैं, 10 के हो सकते हैं, आपका मन, लेकिन लिखना चालू करिए। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो पहला लेक्चर है वो है भारत के इतिहास से संबंधित। तो देखिए, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में आपको समझा दूं। जो भारत के इतिहास है उसे 3 भागों में हम बांट सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा था, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल ये था जिसे हम पाषाण काल कहते हैं, जिसके सबूत हमें भीमबेटका की गुफाओं से मिले हुए हैं। आदि ऐतिहासिक काल वो है जो हम सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में पढ़ते हैं, जहाँ पे हमें लिपि तो मिली हुई है लेकिन उस लिपि को पढ़ने में हम असमर्थ हैं। और ऐतिहासिक काल वह है जिसमें हमें साक्ष्य भी मिले हैं, हम उसे पढ़ भी रहे हैं और वो अभी चल रहा है। मतलब कि वैदिक काल से लेकर अब तक का जो काल है ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। अब हम अगर एग्ज़ाम की दृष्टि देखें तो पहला टॉपिक आता है सिंधु घाटी सभ्यता, या इसे हम कांस्ययुगीन सभ्यता ही बोल देते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, सैधव सभ्यता बोलते हैं, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 वर्ड जो मैंने बोले हैं, अगर सिंधु घाटी से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इंट्रो में शामिल कर सकते हैं। तो अगर हम परिचय पढ़ेंगे तो आपका प्री हो रहा है, विस्तार पढ़ेंगे तो भी प्री हो रहा है, विशेषता पढ़ेंगे तो भी प्री हो रहा है, और साथ में यही सारी चीज़ें मेंस में पूछी जाती हैं। तो जो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, जो हम इसमें प्रश्न डिस्कस करें वो भी मैं आपको बता दूं। हमारा टारगेट 7 नंबर और 10 नंबर के प्रश्नों के लिए रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बताइए। तो विशेषताएं क्या बताना है हमें कि उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक कैसी थी, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी विकास कैसा हुआ था, और लास्ट में हम उद्भव, विकास और पतन देख सकते हैं। और यही आपका सिलेबस है कि भारत का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास हड़प्पा से लेकर 10वीं शताब्दी तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा इस सभ्यता कुछ अन्य नाम हैं, जैसे कांस्ययुगीन, सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता। सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए, संस्कृति जो होती है वो चलती रहती है। मतलब का ये समझ सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी। साधारण शब्दों में कहें कि हमारा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, पहनावा क्या है, ठीक है, इसको हम संस्कृति कहेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जब विकसित अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं तो वही सभ्यता कहला दी जाती है। जैसे कि ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है, उनका थोड़ा बहुत प्रभाव आज भी वर्तमान समय में आपको देखने को मिल रहा होगा। मतलब संस्कृति चलती रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन समझाइए। तो देखिए, सभी लोग, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एक भी बार पीएससी की तैयारी किया हो लिख सकते हैं,
और मेरा मानना वही है कि यही बेस्ट है कि आप एटलीस्ट लिख पाएँ, क्योंकि पीएससी में ध्यान रखिए कि जैसे पहले 1400 नंबर का पेपर था, अगर कोई 700 मतलब 50% स्कोर कर लिया ना, तो मैक्सिमम चांस है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वो रिजर्व कैटेगरी का है तो पक्का हो जाएगा, अनरिजर्व में थोड़ा सा इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे मार्क्स आ रहे हैं। चलिए नगर नियोजन के बारे में बात करते हैं। तो हम पहले ये लिख देते हैं कि जो उस समय का नगर नियोजन था वह पर्यावरणीय अनुकूल था। तो एक अच्छी लाइन मिलेगी आपको, क्यों पर्यावरण के अनुकूल था? भाई नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, सड़क अच्छे तरीके से बनी हुई थी, भवनों का निर्माण जो हुआ था उसमें खिड़की दरवाजे वगैरह अच्छे तरीके से थे, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, भारत की प्रथम नगरीकरण सभ्यता है ये, ठीक है। तो देखिए आपने सब चीज़ें पढ़ा है, बस मैं यहाँ आपको की पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आया कि नगर नियोजन को समझाइए, तो इंट्रो वगैरह देने के बाद आपको अगर पॉइंट याद हैं, कीवर्ड्स याद हैं, तो आप बड़े आराम से उसको 7 नंबर के फॉर्म में और 10 या 11 नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको याद है कि शहर का विभाजन पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, जहाँ पे पश्चिमी टीले में प्रशासक वर्ग वगैरह हो सकता है रह रहे हों, हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सही ही हो, लेकिन पूर्वी टीले जो थोड़ा सा छोटे थे हो सकता है वहाँ पे कारीगर या मजदूर रहते होंगे। नगर नियोजन की दूसरी विशेषता ये थी कि यहाँ के जो घर थे वो ग्रिड पद्धति में, मतलब अगर मान लीजिए जैसे ये है, तो अगर रोड ऐसे जा रही तो घर यहीं पे बनेंगे ना, तो जो घर भी थे वह भी ग्रिड पद्धति में बने हुए थे। घर जो हैं वो पक्के ईंटों से बने हुए थे, लेकिन ध्यान रखिएगा जो सड़कें थी वो कच्ची ईंटों से, और कच्ची ईंटों से बनी थी तो ये मान के चलिए जल प्रबंधन अच्छा रहता होगा। हमारे शहरों में अगर पानी गिरता है तो नालियों के माध्यम से क्या हो रहा है, वो समुद्र में चला जाएगा, तो वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे जा रहा है। लेकिन यहाँ की विशेषता ये थी कि सड़कें ग्रिड पद्धति में थी लेकिन कच्चे थी, मतलब इन लोगों ने जल का प्रबंधन भी अच्छे तरीके से किया था। फिर यहाँ नाली कुएँ आपको मिल रहे हैं। भवन निर्माण के बारे में बात करें तो यहाँ पक्की ईंटों से बने हुए सार्वजनिक स्थल बने हुए हैं, जैसे कि अन्नागार, सभागार, स्नानागार। और कुछ आप नगरों का उदाहरण दे दीजिए, जैसे कि मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा। तो इतना सिर्फ देखिए मैंने कीवर्ड्स के फॉर्म में लिखा है, तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन लगभग भर गए। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो 8 दूनी 16, 20 लाइन हमें लगभग लिखना रहता है 11 नंबर के लिए, वो पूरा हो रहा है। और अंतिम में हम निष्कर्ष भी दे सकते हैं कि निष्कर्षता कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी में जो नगर नियोजन था वर्तमान की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से काफ़ी मिलता जुलता है, या उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। तो ये है। चलिए आगे देखते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। हड़प्पा का जो समाज था उसमें वर्ण व्यवस्था, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, वर्ग व्यवस्था थी, ठीक है। और वर्ग भी जो है देखिए, उपरोक्त एक लाइन जरूर लिखिएगा कि उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो वर्ग था वो कर्म के आधार पर था, और यहाँ विद्वान, योद्धा, व्यापारी और कुछ कामगार वगैरह हो सकते हैं। जाति प्रथा के कोई साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं, अस्पृश्यता के कोई साक्ष्य नहीं है। स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। अब देखिए उस काल में आपको महिलाओं की जो है या स्त्रियों की नग्न अवस्था में ही बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हुई हैं, तो ये एक इस बात का सूचक है कि वहाँ पे पर्याप्त स्वतंत्रता रही होगी, तभी तो ये चीज़ें मिल रही हैं, अदरवाइज़ ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं आपको। साथ में दास प्रथा यहाँ नहीं थी। खान पान के बारे में बात करें तो ये मांसाहारी शाकाहारी दोनों हुआ करते थे, ठीक है। रहन सहन पहनावे में आप ये कह सकते हैं आभूषण प्रिय थे, सूती वस्त्रों का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता था। रीति रिवाज में विवाह जो था वो तो करेंगे ही, तभी तो इनका चीज़ें आगे बढ़ेगी, ठीक है। और विवाह के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं कि बहुपत्नी विवाह था, लेकिन इसके साक्ष्य वगैरह कहीं पे नहीं मिले हुए हैं, तो ज़्यादा इसमें ना जाए। मनोरंजन के साधन के रूप में ये चौपड़ और शतरंज खेलना पसंद करते थे, साथ में सोम रस का पान भी करते थे। और थोड़ा बहुत व्यवसाय के रूप में भी आप बता सकते हैं, कुछ लोग कृषक थे, कुछ व्यापारी वगैरह थे। तो ये सामाजिक जीवन हो सकता है। एक वर्ड आपको और लिखना है इंट्रो में कि जो उस समय का समाज था वो समता मूलक था तथा मात्र सत्तात्मक था। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके आधार पर आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। साथ में आगे और अगर मान ली यही क्वेश्चन 10 नंबर में आ जाए तो मात्र सत्तात्मकता क्या होती है,
ये बता दें। 4 वर्ग ब्राह्मण, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार क्या होते थे, इनको बताइए। धनी मतलब धनी निर्धन के बीच में भेदभाव नहीं था। मनोरंजन के रूप में जुआ, शिकार करना, पशु पक्षी मछली को मारना, खाने पीने में जो है आप मदिरा पान, इन सबको आप बता सकते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी और आभूषण प्रिय समाज था। तो देखिए सामाजिक जीवन में इतने ही जो कीवर्ड्स, अगर आपने इसको इस तरह से नोट्स बना ली, एक बार रिवीजन कर लिया, तो बड़े आराम से आपको 2 पेज भर जाएंगे। पीएससी में मायने ये नहीं रखता कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, कितना आपसे बनता है। मायने ये रखता है कि एक तय समय पे अगर 10 नंबर का प्रश्न वर्तमान में पूछा जा रहा है, तो क्या आप उसको जल्दी से जल्दी 200 शब्द लिख पा रहे हैं या नहीं। आपका पूरा नॉलेज जो है वो 2 पेज में 6 से 7 मिनट के अंदर अगर आपने कंप्लीट किया तो माना जाएगा आपने पढ़ा है। और अगर आप 6 से 7 मिनट में 2 पेज नहीं भर पा रहे हैं, आपको बहुत सारा नॉलेज है, बहुत अच्छी आपने नोट्स बनाई है, कोई फ़ायदा नहीं है, आपका पेपर छूट जाएगा। आप बार बार प्रीलिम्स क्रैक करते रहेंगे, हो गया। इस बार तो प्रीलिम्स क्रैक करना भी काफ़ी टफ टास्क है, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। आइए बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। तो विशेषताएं वही होंगी। पहला, अगर ध्यान रखें, सभी ने अगर सिर्फ उसे ये कीवर्ड से याद आ जाए ना, तो मेरा मानना है कि आप बड़े आराम से 2 पेज भर सकते हैं। कीवर्ड्स क्या है, आप कृषि बता दें कि मुख्य रूप से जो इनका पेशा था वह कृषि कार्य था। कृषि कार्य में जो अधिशेष बचता था उसी का व्यापार करते थे। ठीक है। पशुपालन भी इनके द्वारा किया जाता था। व्यापार और वाणिज्य काफ़ी अच्छा था। शिल्प और उद्योग के बारे में बताया, देखिए मटके बहुत अच्छे मिले हुए हैं, बहुत अच्छी मूर्तियाँ मिली हुई हैं। अब हमें पता है कि डॉक यार्ड था, विदेशों से व्यापार हो रहा था। इसका मतलब क्या है, नाव वगैरह भी ये लोग अच्छा बना रहे होंगे। तो नाव कहाँ, उद्योगों में ही बनेगी ना। साथ में विदेशी व्यापार को आप बता ही सकते हैं, क्योंकि इतने सारे बंदरगाह मिले हुए हैं, फारस की मोहरें मिली हुई। इसका अर्थ है क्या है, आपके जेब में अगर ये समझिए आज में डॉलर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई व्यक्ति, दोस्त, परिवार का सदस्य हो सकता है यूएस में रह रहा हो, तभी ना आपको डॉलर मिलेंगे। इसके अलावा जो आप प्रमुख आयातिक जो वस्तुएं हैं, कि जैसे कि जो तांबा है वो खेतड़ी से, सोना जो है कर्नाटक से, टिन जो है अफगानिस्तान से मिल रहा था। इन सब के एग्जाम्पल दे के बड़े आराम से आप आंसर कंप्लीट कर लेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। आज भी गांव देहात में आप जाएंगे तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को ले लिया जाता है। माप तौल प्रणाली की बात करें तो 16 के गुणज के आधार पर हुआ करते थे, 16, 32, 64, इस तरह से। यातायात और संचार के साधन के रूप में बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। और इसके अलावा जो है घोड़े वगैरह तो साक्ष्य मिले हुए हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते घोड़ा था। लेकिन हाँ, बैल हुई, भैंस हुई, साथ में जो शिप यार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें संचार के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाते थे। तो ये सिर्फ कीवर्ड्स हैं। अब इसको जैसे एक्सप्लेन करना है, कभी इंडिविजुअल क्वेश्चन आ गया कि हड़प्पा की कृषि व्यवस्था के बारे में बताइए, पशुपालन के बताइए, व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताइए, शिल्प उद्योग के बारे में बताइए। दो दो तीन तीन पे, दो दो तीन तीन लाइन में को आएंगे। मतलब ये या तो 2 नंबर में इंडिविजुअल पूछा जाएगा, या तो वर्तमान में 7 नंबर में, 11 नंबर में तो पूरा ही आना है। कृषि में आप बता सकते हैं कि सैकड़ों निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम जो था वह कृषि था, और जो इसका अधिशेष होता था उसका व्यापार करते थे। प्रमुख खाद्यान्न लगभग 9 प्रकार की फसलें मिली हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे। गेहूं के साक्ष्य हमें रंगपुर से मिले हैं, और जौ के बनवानी के साथ। देखिए हर प्रश्न में साक्ष्य जरूर दें। आप नहीं कह रहे हैं, आप दूसरे के ऊपर करिए कि इतिहासकारों या विद्वानों के अनुसार या उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रतिवर्ष एक उर्वरा मिट्टी बहा कर लाते थे, और अच्छी खासी खेती होती थी, और अधिशेष को वो लोग बेचते थे। सिंचाई के साधन के रूप में नदियों का प्रयोग करते थे। फल में ये केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू वगैरह का प्रयोग करते थे, उगाते थे। कृषि उपकरण में ये तांबे और टिन से जो मिलाकर कहना चाहिए कांस्य के सामान बनाए जाते थे, उससे ये लोग खेती वगैरह करते थे, या फिर पत्थरों से निर्मित हुआ करते थे। और साक्ष्य आप बता सकते हैं कि जुते हुए खेत हमें कालीबंगा से मिले थे। अन्नागार जो है मोहनजोदाड़ो से मिला था। धान जो है रंगपुर से मिला था। अब अन्नागार मिल रहा है, इसका साधारण सा अर्थ है ना कृषि उत्तम रही होगी। नहीं तो जिसके पास खाने को ही नहीं है वो अन्नागार क्या बनाएगा। वो तो बस वो झोले वगैरह में रख के काम चलाएगा, आज कमाओ आज खाओ। ठीक है, चलिए पशुपालन के बारे में बात करें अगर, तो पशुपालन काफ़ी उत्कृष्ट अवस्था में रहा होगा, तभी तो कृषि अच्छी हो रही थी, क्योंकि कृषि के साधन के रूप में पशुओं का ही प्रयोग कर रहे थे। वहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह तो रहा ना होगा।
ठीक है। तो पशुपालन भी एक अच्छी विकसित अवस्था में था, जिसका प्रयोग ये लोग पशुओं का भोजन के रूप में भी करते थे, क्योंकि मांसाहारी थे और शाकाहारी, तो भोजन के रूप में भी कर लेते थे, यातायात के साधनों के रूप में, कृषि कार्यों में, और उनकी जो चमड़ी वगैरह से वस्त्र होते थे इनके रूप में भी प्रयोग किया जाता था पशुपालन का। कृषि के साथ साथ पशुपालन का विकास भी हुआ। कुबड़ वाला जो वृषभ मतलब कुबड़ वाला जो बैल है मुहरों में प्रमुखता से अंकित किया गया है। अन्य पालतू पशुओं में बैल, गाय, भैंस, कुत्ता, भेड़, बकरी भी ये लोग पाल रहे थे। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि पशुपालन अपनी विकसित अवस्था में रहा होगा। ठीक है। चलिए, व्यापार और वाणिज्य के बारे में बात करें तो कृषि और पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। प्रमुख रूप से वस्त्र उद्योग था इस काल में का यह प्रमुख उद्योग था। सभ्यता के लोगों मोहर एवं वस्तुएं इस सभ्यता के लोगों की मोहर एवं वस्तुएं पश्चिमी एशिया। अब देखिए, यहाँ वर्तमान हड़प्पा की जो वस्तुएं हैं या मोहरें हैं, अगर दूसरी सभ्यताओं की खुदाई हो रही है जैसे कि मिस्र वगैरह में, पश्चिम एशिया में, तो वो चीज़ें वहाँ मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यापार अच्छा रहा होगा। या मेसोपोटामियन हुए, मिस्र हुए, वहाँ की चीज़ें भारत में मिल रही, इसका मतलब क्या है, व्यापार होता रहा होगा तभी तो मिल रही होंगी। अगर आज आपकी जेब में डॉलर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है ना विदेशी व्यापार में सम्मिलित नहीं है। नहीं तो भले आपके किराना स्टोर में रुपए ही चलेगा, लेकिन फिर भी एक गुड लक के रूप में आप रखेंगे कि चलो डॉलर का एक नोट तो मेरे पास है ही। ठीक है। जितने लोगों के सगे संबंधी विदेशों में कार्य कर रहे हैं उनके पर्स में देखिएगा आपको एक डॉलर या उस देश की मुद्रा जरूर मिल जाएगी, छोटी मोटी। वस्तु विनिमय के बारे में बता दें कि वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा व्यापार करते थे। तौल की जो बाट जो थी 16 और उससे गुणज पर आधारित थी। तो इतने में आपके आधे पेज भर रहा है, कंप्लीट है। ठीक है। अब ये जो है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि प्रमुख आयातिक वस्तुएं कौन थी और कौन से स्थान से प्राप्त हो रही थी। जैसे सोना जो है कर्नाटक, अफगानिस्तान, फारस से मिल रहा था। चांदी जो है अफगानिस्तान, फारस से। तांबा जो है खेतड़ी, राजस्थान से, पीएससी का क्वेश्चन है। गोमित जो है सौराष्ट्र से मिल रहा था। लाजवर्द मणि जो है मोसोपोटामिया से ले रहे थे ये लोग। और टिन जो है मध्य एशिया से मिल रहा था। और लास्ट ईयर जो है खेतड़ी पूछा था। खेतड़ी की खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए। हो सकता है आगे जो है और कुछ क्वेश्चन पूछ लें। शिल्प और उद्योग के बारे में बात करें तो यह अपनी विकसित अवस्था में था। यहाँ पे अगर हम कहें विज्ञान और तकनीक, वो भी काफ़ी अच्छी रही होगी। बताइए, आज से लगभग जो है 5000 वर्ष पहले दो धातुओं को मिलाकर एक तीसरी धातु कांसा बनाई जा रही थी। इसका मतलब क्या है कि वहाँ विज्ञान अपनी विकसित अवस्था में था। सड़कों का निर्माण जो है 90 डिग्री में बनाया जा रहा है। साथ में वो लोग शतरंज खेलने में माहिर थे। ठीक है। इसका मतलब क्या है, गणित भी अच्छी रही होगी। साथ में जो बाट था 16 के गुणज के रूप में था, तो भी हम कह सकते हैं मैथ अच्छा रहा होगा। इसके अलावा कृषि जो है, कृषि बहुत अच्छी अवस्था में थी उनकी। तो इसका मतलब क्या है, ऋतुओं का ज्ञान रहा होगा ना, किस समय पे हमें फसलों को बोना है, किस समय में काटना है। तभी तो कृषि अच्छी होती थी, अधिशेष होता था और उसका व्यापार कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में भी वह काफ़ी आगे हुआ करते थे। इसी तरह शिल्प या उद्योग में कैसे आगे, जैसे आपको मटके वगैरह मिल रहे हैं, मतलब क्या है कि शिल्प अच्छा रहा होगा। मूर्तियाँ आपको मिल रही हैं, आपको बर्तन मिल रहे हैं, है ना। तो ये लिपस्टिक आपको सोचिए मिल रहा था, कि मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं याद है लिपस्टिक कहाँ से मिला हुआ, लेकिन इसके ही प्रमाण हमें मिले हुए हैं। आभूषण हमें मिल रहे हैं, चूड़ियाँ मिल रही हैं। तो ये कहीं ना कोई बना ही रहा होगा ना, किसी उद्योग में ही बन रहे होंगे ना। तो बस ये हो कि आप इन्हीं सब बातों के आधार पर कि आपको मूर्ति कहाँ से मिली, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि धातु निर्माण उद्योग, तो यहाँ धातु निर्माण उद्योग हमने कांसा बता दिया। आभूषण निर्माण उद्योग में जो है लिपस्टिक वगैरह के बारे हम बता दिए। बर्तन के रूप में जो है बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उसके बारे हमने बता दिया। परिवहन उद्योग के हम बंदरगाह बता दिए। वस्त्र उद्योग में कॉटन सबसे ज़्यादा होता था, इसको हमने बता दिया। हमें यहाँ पे खिलौने वगैरह मिले हुए हैं, मिट्टी के बर्तन मिले। इतने में काम हो जाएगा, आपका एक पेज भर जाएंगे सिर्फ अगर आपको कीवर्ड से याद रहे। ठीक है। चलिए, तो अगला जो इसी में दो पार्ट में जैसा मैंने कहा है, तो आगे मैं धार्मिक जीवन आपको बताऊंगा। इसके साथ में स्थापत्य और कला संस्कृति में क्या योगदान था विज्ञान और तकनीक में, और कुछ उसके प्रमाण कहाँ पे क्या मिले हुए। फिर हम जो सबसे टफ क्वेश्चन होता है कि राजनीतिक जीवन कैसा था, और इसके साथ में उद्भव और इसका विकास किस प्रकार हुआ, इसको हम देख लेंगे। ठीक है। और इसके साथ में पतन के क्या कारण थे।
और इसके बाद जो है आपका एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हड़प्पा को हम 2 वीडियो के माध्यम से ख़त्म करेंगे, साथ में वैदिक संस्कृति को भी 2 वीडियो के माध्यम से। और अंतिम में मैं आपको कुछ प्रश्न दे दूंगा, तो आप उन्हें सॉल्व जरूर करें। ये एक छोटा सा प्रयास था जिसके माध्यम में ये बताना चाह रहा था कि मीन्स होता क्या है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा सब पढ़ने से बेटर है कि सब कुछ पढ़ लीजिए। सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया मतलब क्या, किसी टॉपिक को एकदम बहुत अच्छे से हमें बनने लग गया। तो मीन्स में सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो लोग मीन्स दिए होंगे उनको मेरी बातें समझ में आ रही है। अगर हमने सब कुछ पढ़ लिया, मतलब जो सिलेबस में है, अगर हम इस कंडीशन में है किसी टॉपिक के बारे में 50 शब्द का भी नॉलेज है, तो 50 को हम 200 शब्दों 300 शब्दों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस मेंस कठिन नहीं है, मेंस के सिर्फ अभी 2 नंबर के क्वेश्चन कठिन है, बाकी 7 और जो 10 का पैटर्न है आसान है। हर एक क्वेश्चन वही आएगा जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करिए। लिखेंगे स्पीड अच्छी होगी, सिलेक्शन होगा। पढ़ेंगे स्पीड कम होगी, नॉलेज बढ़ेगा, प्री निकलेगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय।